गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जैसे डिस्कस कर चुके थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग वो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन को अच्छे से देख लिए थे, समझ लिए थे। आज हम लोग थोड़ा और आगे उसमें बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या था? केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। और जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग दो पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरा कौन सा पार्ट होता है? प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होता है, एक को रिएक्टेंट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं। हम लोग जब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस क्रम में हम लोग रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पर जैसे एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं, एक इक्वेशन लिख रहे हैं A+B और ये हमारा C। ये हमारा मान लो एक यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, A और B दोनों कंबाइन होकर के C बना रहा है, एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये पार्ट क्या हुआ? लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होता है, एक पार्ट को रिएक्टेंट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो यहाँ डिफिनेशन हम लिख चुके हैं कि दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन and which is always written in LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी which is always written in लेफ्ट हैंड साइड, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्टेंट ऑलवेज, हमेशा, जनरली रिएक्टेंट जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन ऐसे जनरल इक्वेशन ले लिए A+B, यहाँ पर प्रोडक्ट C बन रहा है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो फॉर्म होता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट क्या होता है? दोज सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है, फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट जो होता है वो जनरली जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें राइट साइड में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड में, तो ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट। और लेफ्ट साइड में किसको लिखते हैं? रिएक्टेंट को। जनरली इस बात का ध्यान रखना है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जनरली राइट साइड में लिखा जाता है और रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में। इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक चीज और है, एरो का सिंबल। जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तो उसमें रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है और एक एरो सिंबल उसमें लिखा हुआ मिलता है। तो ये एरो सिंबल का क्या यूज है? एरो सिंबल जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को सेपरेट करता है, दोनों को सेपरेट करता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं? एरो का सिंबल।
ये एरो का सिंबल जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ये हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे उल्टा नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये एरो सिंबल का भी इंपॉर्टेंस है। तो ये तीन चीज हमको ध्यान रखना है जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो फिर से हम एक बार बताते हैं इसको। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसमें हम लोग जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने का काम कौन करता है? एरो सिंबल यूज करते हैं दोनों के बीच में। तो वो हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट। केमिकल इक्वेशन जो होता है दो तरह का हो सकता है, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कभी कभी केमिकल इक्वेशन जो होता है बैलेंस फॉर्म में दिया हो, या कभी कभी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी गिवन होता है, तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए? इक्वल। डिफरेंट एटम के डिफरेंट जो एलिमेंट यूज हो रहा है उसमें, उस केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट का क्या होना चाहिए? बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? सेम। तो वैसे रिएक्शन को, वैसे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अनबैलेंस में क्या होगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड, इट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों साइड अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम, नॉट इक्वल, तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब वो इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। मतलब जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होगा किसी एलिमेंट का, उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में उस एलिमेंट का होना चाहिए। तब हम वैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहां पर हम लोग केमिकल इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एरो का सिंबल, ये तीन चीज इन्वॉल्व होगा। रिएक्टेंट केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड ऑलवेज। लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट को दिखाते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तीन जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग तो ये तीन चीज हमें उसमें मिलेगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एरो का सिंबल। केमिकल इक्वेशन बैलेंस, अनबैलेंस क्या होता है अभी हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होगा डिफरेंट एलिमेंट का, और इसमें क्या है? नॉट इक्वल। इस बात को ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है दोनों में। अगर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होता है, बोलता है कि इस इक्वेशन को, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, तो हम लोग नेक्स्ट आगे अभी वही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। तो हम लोग अब आगे देखते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोग देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स
present in reactant must be equal to total number of atoms present in product. each एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो वैसे रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे, कोई अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने की क्या जरूरत है, बैलेंस करना जरूरी है या नहीं. तो हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉलो होता है. वहां पर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, तभी वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा. तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि टोटल मास प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. और ये तभी होगा जब हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है. और ये किसी भी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए. तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं. एक केमिकल जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन. combustion of methane in oxygen to form carbon dioxide and water. तो ये एक केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिया कि कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन कराइए और इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है. तो यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन लिखने सीखेंगे और साथ में उस रिएक्शन को चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं, और उसके बाद उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे इस एग्जांपल में. तो मीथेन, तो इसको पहले वर्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं. क्या हो रहा है, वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं. मीथेन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. जब मीथेन का रिएक्शन करेंगे तभी कंबशन होगा. तो ऑक्सीजन, मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर, और हीट भी प्रोड्यूस होता है. तो वहां पर हीट अभी लिखने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में हम केमिकल इक्वेशन को लिख दिए. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला और सिंबल जो भी है, जो भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा वो लिखेंगे. जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और ऑक्सीजन O2. कंबशन के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए CO2, वाटर का फॉर्मूला H2. तो ये हम केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला और सिंबल, हालांकि यहाँ पर सिंबल का यूज तो नहीं करना पड़ा है, जो भी फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करके केमिकल इक्वेशन लिख दिया, यहाँ वर्ड के फॉर्म में और यहाँ पर फॉर्मूला के और सिंबल का. तो अब ये रिएक्शन, ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, अब यहाँ चेक करना है कि बैलेंस है या अनबैलेंस है. तो क्या करेंगे, तो ये हमारा पार्ट क्या है, रिएक्टेंट. इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट मोलेकुल. और ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट मोलेकुल. प्रोडक्ट मोलेकुल्स. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बीच में एरो सिंबल है. तो यहाँ पर हम अब चेक करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस है या नहीं. तो क्या करेंगे, ईच एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट में काउंट करेंगे और ईच एलिमेंट का एटम प्रोडक्ट में काउंट करेंगे. दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ईच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अगर सेम है तो बैलेंस है, अगर नहीं है तो बैलेंस नहीं है. जैसे चेक करते हैं यहाँ पर कार्बन,
कार्बन जो एलिमेंट है उसके इधर कितने एटम है, एक, इधर कितने, इधर भी 1 ही है। तो कार्बन तो ठीक है, बट हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन की कितने एटम है, इधर 4, इधर कितने हैं 2। तो हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम नहीं है। ऑक्सीजन का चेक करते हैं, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। तो ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, सेम नहीं है। मतलब ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इसको पहले नोट डाउन कर लो। तो अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं, रिएक्टेंट में देख लो। पहले तो यहां पर एक बॉक्स बना लो, एलिमेंट नेम, नंबर ऑफ एटम्स present in reactant, number of atoms present in product, तो चलो इसमें काउंट कर लेते हैं। तो एलिमेंट नेम, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही 3 टाइप के एलिमेंट हम इसमें इस केमिकल इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। तो तीनों को हमने लिख लिया, एलिमेंट नेम या फिर सिंबल जो लिखना है लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में काउंट करो कितने हैं, 1। प्रोडक्ट में कितना है, 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं रिएक्टेंट में, कितने हैं, 4। प्रोडक्ट में कितना है, 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन एटम कितना है रिएक्टेंट में, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। तो ये हम लोग इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है वो हम लोग लिख दिए। और पता चल गया इसमें कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो इसको पहले, कार्बन तो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में जहां हाइड्रोजन है वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 3। तो पहले बैलेंस करके देखते हैं। यहां पर CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। तो चलो, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कार्बन तो बैलेंस है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 4 करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया, 2 × 2 4। इधर में हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, 4। कार्बन तो बैलेंस है ही। अब बात यहाँ पर आता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, और इधर कितना हो गया, 2, और पहले कितना था, 3। यहाँ पर पहले क्या था, 2 और 1 3। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी अब क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो अब अगर चाहो तो पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया कितना, 2, और ये 2 4। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। तो पहले क्या था, यहाँ पर
कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को हम बैलेंस किए, इधर हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट में, इधर 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर में ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और इधर ऑक्सीजन हो गया 4, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे तो ये 4 हो गया, और यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में कार्बन के 1 एटम है, प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, प्रोडक्ट में भी 4 एटम है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 4 एटम है और प्रोडक्ट में भी 4 एटम हो गए। तो ये हमको सिंपली क्या है, अब यहाँ पर जो इक्वेशन मिला ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहां पर हमें जब एक एटम को बैलेंस करते हैं तो दूसरा एटम का जो नंबर ऑफ, दूसरे एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो अपने आप चेंज करता है, तो उसको हमें चेक करते रहना है। अगर चेंज हो रहा है तो फिर हमको वहां पर नंबर चेंज करते रहना है बार बार। अगर किसी भी एलिमेंट के एक एटम को पहले बैलेंस, एक एक करके ही बैलेंस करेंगे, कोई भी एक एटम को बैलेंस करेंगे पहले दोनों साइड, वो बैलेंस हो जाएगा, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। तो जब एक एलिमेंट, एक एटम को जो बैलेंस कर लिए, अब जब दूसरे एटम को जब बैलेंस कर रहे हैं तो उस समय पहले को हमको चेक करना है कि कहीं पहले का नंबर ऑफ एटम दोनों साइड कुछ चेंज तो नहीं हुआ, रीचेक करते रहना है, क्योंकि ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें हमें एक एटम को बैलेंस करने के बाद जब दूसरे एटम को बैलेंस करते हैं तो फिर दोबारा हम फर्स्ट एटम को चेक कर लेते हैं कि वो उसके नंबर दोनों साइड सेम है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पर जो एनसीईआरटी में है, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O बनाता है FeO3, Fe3O4 और H2 गैस। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अब इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर तुम चाहो तो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट को यहाँ पर देख लो। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, आयरन है 1 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लो, और जो सेम नहीं है उसको सेम बनाना है। जैसे देखो यहाँ पर आयरन है तो आयरन के इधर कितने एटम है 1, इधर कितने हैं 3, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर 3 अगर रख दें तो आयरन क्या हो गया, दोनों साइड बैलेंस। बार बार इतना करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बताया। मतलब सिंपल तरीका इसका यही है कि मतलब ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, आपको नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल करना है इस एलिमेंट का। आप एक एक का कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आयरन इस साइड प्रोडक्ट में आयरन के 3 एटम है तो रिएक्टेंट में भी हम 3 बना लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के इधर कितने एटम है 4, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 अगर रख दे, 4 यहाँ पर अगर लिख दे तो ऑक्सीजन बैलेंस। अब यहाँ पर आयरन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आयरन इधर 3, आयरन 3, तो हमेशा रीचेक करते रहना है। अगर एक आइटम को बैलेंस कर लिए, अब जब दूसरे आइटम को बैलेंस करते हैं तो पहले आइटम को देख लेंगे कहीं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आया है ना। तो यहाँ पर आयरन में कोई चेंज नहीं आया है, ऑक्सीजन को जब बैलेंस किए तो। अब लास्ट में हम लोग किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के इधर कितने आइटम हो गए, 4 × 2 8 आइटम हो गया रिएक्टेंट में, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो अब 8 बनाने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 अगर यहाँ लिख दें तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का आइटम, 4 × 2 8। तो अब इस तरह से आप चेक कर सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं। अब इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसको देख लो, चेक कर लो। 3 आइटम है आयरन के इधर, इधर भी 3 आइटम है। ऑक्सीजन के इधर कितने आइटम है 4, इधर भी 4 है। और हाइड्रोजन के कितने आइटम है इधर 8, इधर कितने 8। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिंपली नंबर ऑफ एटम्स ईच साइड
देख लेंगे, उसको सेव कर देंगे। ठीक है, नोट डाउन द वॉच द वीडियो एंड